इस बंदर से दोस्ती नहीं करूँगी। ढंग से मेहनत से पढ़ लेना, ठीक है, वरना मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि लंगूर का अंगूर खाते हुए मैंने देखा है, फिर तुम्हारा अंगूर फिर किसी और की झोली में गिर जाएगा। तुम और तुम्हारी क्रश ये अपोजिट वेक्टर है। मत करना ऐसा काम, गलत है ये, ऐसा करना पाप है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं वेक्टर क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको जीमेंस प्लस एडवांस की फ़िज़िक्स की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। पिछले लेक्चर में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ पे वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था और एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स और कुछ बेसिक हमने वेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पढ़े थे, जिससे कि हमारे आने वाले लेक्चर्स में या वेक्टर चैप्टर में हमारा बेसिक या वेक्टर का फंडामेंटल तैयार हो सकें। लेक्चर नंबर 2 में हमने ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि जब कोई दो वेक्टर दे रखे हों तो उन्हें ड्रॉ करके, जैसे इस तरीके से कोई वेक्टर है तो उन्हें ड्रॉ करके उनका एडिशन हमने करना सीखा था कि उनका जो होगा एडिशन या उनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा। डायग्राम बनाया हमने सीधे सिंपल ऐसे और ऐड कर दिया। वहाँ हमने 3 तरीके सीखे थे। पहला था ट्रायंगल मेथड, दूसरा था पैरेललोग्राम मेथड और तीसरा था पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। अब क्या होता है, हर सिचुएशन में डायग्राम बनाकर, ग्राफ बनाकर एडिशन करना कन्वीनियंट नहीं है। ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी है और कन्वीनियंट भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एग्ज़ाम में बैठे हो, मेंस का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पे तुम्हें टाइम बहुत कम होता है तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होता है। इतना कम टाइम होता है कि अगर बच्चों ने ढंग से तैयारी नहीं करी तो क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएंगे और उस क्वेश्चन के लिए उनका टाइम निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में हमारे पास ये चीज़, अब हम ड्रा करने बैठ जाएं तो ये तो और टाइम कंज्यूमिंग है। पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरा वेक्टर ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर उसका हम लेंथ मेजर करेंगे, फिर बताएंगे हाँ भाई ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर का जो सम है ये इतना होगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए या उनका डिफरेंस लेने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे वेक्टर्स की, एंगल वगैरह की, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आज हम इसी मेथड को ही हम सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। टुडेज गोल एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड सीखेंगे और साथ में हम इस मेथड पर कुछ बेहतरीन सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और जी मेंस का जो हर किस्म सवाल आया हुआ वो भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपने नोट्स खुद बनाएं। लाट साहब बच्चों के लिए, जो लाट साहब हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर रखे हैं। वहाँ से इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड करें और उसे रिवाइज़ करें। और हाँ, आज के लेक्चर की DPP भी वहाँ अवेलेबल है चैनल पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। और DPP मैंने पिछले लेक्चर की भी दी थी, उसको भी आई होप तुम लोगों ने डाउनलोड करके सॉल्व किया होगा। अच्छे सवाल थे उसमें भी। आज की DPP में भी कुछ अच्छे सवाल हैं, करीब 20 के आसपास सवाल हैं। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। करते हैं हम इसे। क्या होता है, जब दो वेक्टर दे रखे हों, ए वेक्टर
और बी वेक्टर साथ में उनके बीच में जो एंगल हो, एंगल थीटा दे रखा हो, ठीक है, थीटा एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इनका अगर हमें सम लेना है, सम मान लेते हैं रिजल्टेंट आर वेक्टर से दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं आर वेक्टर से ही दिखाओ, तुम सी वेक्टर से भी दिखा सकते हो, किसी भी वेक्टर से दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आर वेक्टर से ही दिखाएं। अक्सर बुक में आर वेक्टर यूज़ कर किया हुआ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आर वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। मैं आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ये तो सम के लिए होता है। और अगर हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस को मान लो दिखाते हैं हम एस वेक्टर से, या उसे भी आर वेक्टर से दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये अब जो बच्चे ड्रॉपर बैच के हैं तो उन्हें तो मालूम है ये फार्मूला आया कैसे, क्योंकि वो 11th में पढ़कर आए होंगे। अच्छा, जो तुम लोग मोस्टली तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वही होगे जो 10th से अभी 11th में आए हो, तो उनके लिए फार्मूला कैसे आया है मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें पूरे बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर करके चलना है। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखें। नोट कर लें इस फार्मूले को, डेरिवेशन करते हैं इसका ज़रा। यह है डेरिवेशन से जो बच्चे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं वेक्टर को, इसको, तो उनके लिए आसान रहता है चीज़ें समझना, कॉन्सेप्ट उनके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलें फिर। देखो, हमने पिछले लेक्चर में ट्रायंगल मेथड जब सीखा था तो हमने वहाँ एक चीज़ पढ़ी थी कि दो वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर को इस तरीके से दे रखे हैं, ये ए वेक्टर है और इससे थीटा डिग्री के एंगल पर एक वेक्टर यहाँ पे, थीटा डिग्री के एंगल पे एक वेक्टर ये यहाँ पर हो ज्वाइन, ठीक है, सेम सेंस में, इसे सेम सेंस बोलते हैं, ये ऐसे, ये सेम सेंस, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे अगर जो एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन जब रनवे पे वो अपनी फ़्लाइट से पहले रन करता है, रन लेता है, तो ऐसे चलता है, फिर एकदम ऐसे उड़ जाता है, तो ये इसका सेम सेंस कहलाता है, सेम डायरेक्शन कहलाती है। ऐसा नहीं होता कि ये गया और फिर इधर को आना हुआ, तो ये तो नहीं होता है, सिर्फ ये सेम सेंस है उसका। तो दो वेक्टर जब ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में सेम सेंस में अरेंज कर रखे हो, तो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जब हम तीसरी साइड बनाएंगे जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी, वो इन ट्रायंगल के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ध्यान रखना ये अपोजिट ऑर्डर में रहेगी। ये जो हो गया आर वेक्टर हो गया इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको ज़रा ड्राइव करते हैं, ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी लिखाया था, इसको ड्राइव करने के लिए सपोज इधर तुम क्या करोगे, यहाँ से सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब इन सब चीज़ों को तुम नेम दे दो यहाँ पे, जिससे मान लेते हैं इसका नाम ए ओ, इसका नाम यहाँ पे ये पॉइंट है ए, इसका नाम हो गया यहाँ पे बी और इसका नाम हो गया यहाँ पे सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ओ ए वेक्टर है, जो ट्रायंगल की ओ ए साइड है, वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो हम लिखेंगे इस तरीके से या सिंपली ए, ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था। तो ये हो गया ए, और जो ए बी साइड है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसकी लेंथ, ठीक है। ओ ए की लेंथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसका कि मैग्नीट्यूड ये है। ए बी की जो लेंथ है, ए बी जो लेंथ है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। ओ बी जो लेंथ है ये आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, जो कि है आर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई तुम्हें।
अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखो क्लास 10th में जस्ट अभी तक पढ़कर आए होंगे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या होती है, एनसीईआरटी में मैथ में ये दे रखा है कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो थीटा ये है, तो इसके सामने वाली साइड ये है, ये परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गई AB। वैल्यू पुट करो, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, BC भी ऐसे ही रहेगा, और AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से देखो AB कितना ये है B, तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा B साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल ABC। अब इसी ट्राइंगल में फिर से बात करते हैं, अगेन ट्राइंगल ABC को ही हम कंसीडर करेंगे। और ABC में कॉस थीटा क्या होता है, क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी पढ़कर आए हो जस्ट अभी। और बेस क्या होता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस साइड पर एंगल बना हुआ होगा उसी साइड को हम बेस मानेंगे। इस साइड पर ये एंगल बना हुआ है, जब हमने इस एंगल को कंसीडर किया है तो ये एंगल इस साइड पर बना हुआ है, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो AC अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गई, अगेन AB कॉस थीटा। AC ऐसी रहे तो AB की वैल्यू कितनी है, AB है B, तो AC कितना हो गया, AC हो गया B कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये ट्रायंगल तो दिखता होगा तुम्हें, ये जो मैंने डैश करके बनाया है, मैंने सिर्फ इसी ट्रायंगल को कंसीडर किया, ये मैंने छिपा लिया। ये जो ट्रायंगल था तुम्हारा ABC, अब दिख रहा है तुम्हारा ये, अगर मैं इसको छिपा लूँ तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारा ABC, मैंने इसी ट्रायंगल में ही बात की है अभी। कौन से ट्रायंगल में, ABC, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, जो बड़ा ट्रायंगल है ये OBC। यानी कि अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए ये साइड मिटा दूं तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारा OBC। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है अब। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो इस साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए, हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, R इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये OC के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा ये BC स्क्वायर। अब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो OC क्या है, OA प्लस OC देखो ज़रा, OA प्लस OC, OA प्लस AC मिला के क्या बना रहा है OC, OA प्लस AC मिला के क्या बन गया OC बन गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे OC की जगह पे हम लिख सकते हैं, OC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, OA प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतनी बात हो गई, समाप्त। यहाँ पे समझ में आया, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इना मीना टीना की तरफ से ध्यान हटाकर इसकी तरफ ध्यान देखो तुम, साइन थीटा कॉस थीटा की तरफ ध्यान दो, इना मीना टीना की बजाय। तो OA क्या है, यहाँ से देखो OA जो है वो A है, A, और AC क्या है, AC यहाँ से देखो B कॉस थीटा।
यानी बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है अगेन बी साइन थीटा यानी बी साइन थीटा का स्क्वायर अच्छा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई है। यहाँ पे एक्सपेंड करो, क्लास 7 में पढ़ी होगी तुमने, इसे याद करो। इसे याद करना, कुछ और याद करना मत, बढ़ जाना क्लास 7 का, कहीं क्लास 7 का तुम बचपन का प्यार मेरा ऐसा मेरा प्यार याद करने बैठ जाओ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से तुम क्या करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो। पहले चलो मैं इसे एक साथ लिख देता हूँ मैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। नहीं हो कंफ्यूज तो डायरेक्ट कर लेना तुम, ये स्टेप छोड़ देना, ठीक है। देखो दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, इस साइड में कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। मैं बोल देता हूँ ये मैंने क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा है लिखा हुआ ये, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे और बच्चे का अंदर कितना कॉस नहीं दिख पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके चलो इस साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख नहीं रहा है? वेट करो बस 1 मिनट, सब दिखेगा जब तक तुम अपनी आंखों को सेंक लो। 2ab कॉस थीटा, ठीक है। मत करना ऐसा काम, गलत है ये, ऐसा करना पाप है। अब देखो, देखा तुम्हें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 2ab कॉस थीटा फॉलोड अंडर द रूट। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 की बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सिर्फ रह जाएगा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यही तो मैंने लिखवाया था लेक्चर के शुरू में। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सब कुछ ही रूट में रहेगा। दो वेक्टर का सम हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, नोट कर लो इससे डेरिवेशन जो मैंने कराया है। ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में नहीं आने बैठा, हाँ स्कूल एग्ज़ाम में ये तुम्हारे आ सकता है। क्लास में जो तुम्हारे मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें ये चीज़ पूछ सकते हैं ड्राइव करवाने के लिए, लेकिन कंपटीशन में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम मेरे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ अभी 10th से जस्ट 11th में आए हैं, तो उन्हें हमें एक एक चीज़ क्लियर करके देनी होगी, जिससे कि वो जब एग्ज़ाम में बैठें मेंस के तो फोड़ ही डालें बस।
इसलिए कराता हूँ मैं ताकि एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो सके। हाँ, ड्रॉपर बैच वाले स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, 2x2 में देख सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी जल्दी हो जाए उनका। ठीक है, या वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा रखी हैं वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लें, और उसके बाद सीधे DPP डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से DPP को सॉल्व कर लें। ठीक है, और अगला लेक्चर जो मैं लेकर आ रहा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ही होगा, पूरा का पूरा उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही कराऊंगा लेक्चर के दौरान, उसको देखें फिर। ठीक है, देखो डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट वेक्टर की ए वेक्टर के साथ डायरेक्शन क्या है इसे समझते हैं हम। मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो अब इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के बारे में हम निकालने जा रहे हैं कि ये इसके साथ कितनी डायरेक्शन पे है, ये इससे कितने एंगल पे डेविएट हुआ है, इसकी डायरेक्शन इसके मुकाबले इसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या है, अब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अगेन फिर से मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल OBC का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं मान लेता हूँ पहले ये चीज़ तुम्हें मैंने मिटा दी, अगेन मैंने मिटा दी है। ठीक है, नामो निशान मिटा दिया इसका मैंने। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, OBC tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगेन फिर से भाई यूज़ करेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं सिंपल, अभी तो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है अभी, कि एंगल का सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, यानी कि BC अपॉन OC। अब tan अल्फ़ा BC क्या है यहाँ पे, B sin थीटा, और OC क्या है तुम्हारा OA प्लस AC, ये हो जाएगा, और B sin थीटा OA प्लस AC के तुम चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, और ये वाला जो स्टेप है इसे बिल्कुल ना लिखो, चाहो तो ये लिखने के बाद यहाँ पे लिख लो। OA क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है A, और AC हमने अभी किया है B cos थीटा, ये डायरेक्शन हो जाएगी tan अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये डायरेक्शन जो है इसकी किसके साथ है, ये डायरेक्शन है इसकी ए वेक्टर के साथ। इतनी बात समझ में आई, यानी ए वेक्टर के साथ ये इस एंगल पे है, और बी वेक्टर के साथ किस एंगल पर होगा, जो यहाँ पे तुम्हारा बी वेक्टर था अब डायग्राम गंदा भी बन जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी चीज़ अब तक तो तुम समझ चुके होगे। मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है बीटा, तो अब इसी को मैं लिखता हूँ tan बीटा विद बी वेक्टर। तुम क्या करोगे, यहाँ पे विद बी वेक्टर डालोगे, और अब तुम्हारे पास डायरेक्शन के लिए फार्मूला आ चुका है, सेम फार्मूला रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कितना होगा, tan अल्फ़ा क्या था B sin थीटा, तो tan बीटा हो जाएगा A sin थीटा, यानी सिर्फ वेक्टर की पोजीशन चेंज होगी। क्लियर, और कुछ नहीं, सिर्फ वेक्टर की पोजीशन चेंज होना है। tan बीटा, अब यहाँ क्या था A प्लस B cos थीटा, तो ये हो जाएगा B प्लस A cos थीटा, बस सेम है, एक जैसा ही है, सिर्फ वेक्टर की पोजीशन चेंज करी है हमने, और कुछ नहीं किया है। ये बी वेक्टर के साथ डायरेक्शन इसकी बन गई, लिख लो इसे भी, हो गया।
क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ें। चलो ये तो था तुम्हारा, हमने ले रहे थे रिजल्टेंट, यानी कि सम कर रहे थे। जब वेक्टर को, दो वेक्टर का सम ले रहे थे तब इस तरीके से कर रहे थे। अब दो वेक्टर के जब हम डिफरेंस लेते हैं तो दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये वेक्टर है एक ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। डिफरेंस लेना, ए और बी का डिफरेंस लेना हमें, ठीक है। यानी ए में से बी को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे हम इसके लिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा करने के लिए तुम क्या करते हो, बी वेक्टर के नेगेटिव को इस वेक्टर में ऐड कर देते हो, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, जस्ट इस वेक्टर को रिवर्स कर दो, घुमा के बिल्कुल ठीक 180 डिग्री पर यहाँ रख दोगे। यानी कि अभी तुम्हारा वेक्टर ये अगर ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है तो रिवर्स का मतलब है इसको ठीक 180 डिग्री पे घुमाने के बाद। अब देखो ये कैसा था, अगर इसको हेड मान ले तो पहले इसकी हेड कहाँ थी, देखो पहले इसका हेड ये इस डायरेक्शन में था, अब इसका हेड क्या हो गया, बिल्कुल ठीक अपोजिट 180 डिग्री पर आ गया। तो ऐसा जो होते हैं तो इससे हम रिवर्स कर कहते हैं, वेक्टर को हमने रिवर्स कर लिया है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था अपोजिट वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात। अपोजिट वेक्टर मैंने बताया था कि क्या होता है, क्या होता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर सब ऐसा समझ ले कि तुम और तुम्हारी क्रश ये अपोजिट वेक्टर हैं, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री। तुम चाह रहे हो दोस्ती करना, वो तुमसे दोस्ती करना चाह ही नहीं रही है, ठीक तुम्हारा उल्टा सोच रही है, और तुम उसके ठीक उल्टा सोच रहे हो। वो सोच रही है दोस्ती नहीं करना, इस बंदर से दोस्ती नहीं करूँगी, और तुम इससे कह रहे हो कि इसी से दोस्ती करनी है। तो बिल्कुल ठीक 180 डिग्री पर सोच रहे हो तुम दोनों एक दूसरे के। तो ये ऐसे ही अपोजिट वेक्टर भी होता है, ठीक 180 डिग्री पे एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। तो तुमने क्या किया यहाँ पे, इसे अब तुम्हें क्या करना है, इस ए वेक्टर में नेगेटिव बी वेक्टर को ऐड कर देना है। तो इसके लिए फिर क्या करोगे, ट्रायंगल मेथड यूज़ करते हुए यहाँ से एक साइड बन गया भाई। ये ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर दोनों से सेम सेंस में थे, तुमने यहाँ से क्या कर दिया, एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया अपोजिट सेंस में, जो कि इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस को शो करेगा, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर हमने एक लॉजिक यूज़ किया, वो लॉजिक क्या है कि एस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर इज़ नथिंग बट ए वेक्टर प्लस, यानी कि ए वेक्टर में हम ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके सिवा कि ए वेक्टर में हमने बी वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर दिया। वही हमने लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई तुम्हें। एंगल कितना डिग्री था, ये थीटा, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है तुम्हारा 180 डिग्री बन रहा है, लीनियर पेयर है, तो एंगल 180 डिग्री बनेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। तो ये थीटा है, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखो ये एस वेक्टर है, इनका सम, क्या फार्मूला था तुम्हारे पास रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा फॉलोड अंडर द रूट। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखो 180 माइनस थीटा। अब कॉस 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, माइनस का 2ab कॉस थीटा। जब भी तुम्हें सम लेना होगा दो वेक्टर का, तो ये इस फार्मूले से तुम सम इनका लोगे, ठीक है। सॉरी, डिफरेंस लेना होगा, जब भी तुम्हें डिफरेंस लेना होगा दो वेक्टर का, तो इस फार्मूले से तुम डिफरेंस लोगे यहाँ पे। क्लियर इतनी चीज़। डायरेक्शन क्या होगी इसकी,
डायरेक्शन के लिए भी सेम ही तरीका रहेगा। देखो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट अब सम के डिफरेंस के लिए ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करोगे, और कॉपी में भी डायरेक्ट अगर तुम नोट बनाते हो तो कॉपी में डायरेक्ट इसी को ही यूज़ कर लिखोगे, याद भी इसे ही करोगे। ये मैंने समझाया कि आया कैसे है, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा ही होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में पढ़ोगे तुम, जो बच्चे मैथ वाले हैं, जो बच्चे मैथ वाले नहीं है बायो वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि cos 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस का cos थीटा, और साइन cos की केस में था ये cos 180 माइनस थीटा इस तरीके से होता है। सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था इस तरीके से कि ढंग से लिखता हूँ मैं इसे, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा, और अगर साइन की बात करी जाए तो साइन का सेम रहता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस का फ़र्क नहीं आता है। ठीक है इतनी चीज़ ध्यान रखना, क्लियर थी चीज़। अच्छा, अब बात करते हैं हम इनका कि डिफरेंस का फिर जो डायरेक्शन होगी ए वेक्टर या बी वेक्टर के साथ वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगी इस केस में, ए वेक्टर के साथ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस का बी कॉस थीटा, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस के बी कॉस थीटा। ये हो गया विद ए वेक्टर। ठीक है, और विद बी वेक्टर क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू वेक्टर चेंज कर दो ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस का ए कॉस थीटा। ठीक है, विद बी वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो ऐसे इतना है इस चीज़ को फार्मूला। अब हम करेंगे देखो कुछ स्पेशल केसेस की, अगर कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं कि पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल केस का मतलब होता है पर्टिकुलर कुछ एंगल पर ये इनका वेक्टर एडिशन किस तरीके से बिहेव करेगा, वेक्टर एडिशन का या डिफरेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, वेक्टर डिफरेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, या डायरेक्शन क्या होगी इसकी, यह हम कुछ स्पेशल एंगल पर हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, ये चीज़ अक्सर एग्ज़ाम में आती भी ये सारी चीज़ें हैं और बहुत काम की चीज़ें हैं तुम्हारे लिए है, ये ध्यान रखना इससे ज़रा। ठीक है, इसके लिए टेबल बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे टेबल, हेडिंग डाल के ये ऊपर स्पेशल केस वाली हेडिंग डालकर टेबल बनाना, जैसे मैं बनाऊँ। पहले यहाँ पे होगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा थीटा यानी कि एंगल, यहाँ पे रिजल्टेंट, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो तुम स्पेशल केसेस, क्या क्या स्पेशल केसेस होंगे यहाँ पे, ऐसे करके लिख दो तुम कि स्पेशल केसेस यहाँ पे क्या क्या स्पेशल केसेस होने जा रहे हैं।
क्या क्या तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने जा रहा है जब तुम आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करके अपने मनपसंद कॉलेज में बैठे होगे और मनपसंद ट्रेड भी होगी तुम्हारे पास, जिससे कि जब तुम एक ढंग की जॉब या अपना स्टार्टअप लेकर चलोगे उसके बाद तुम्हें मनपसंद कन्या से शादी का अवसर मिलेगा। तो क्या क्या तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर मेहनत नहीं करोगे तुम, देखो पहला क्या है, थीटा अगर हो 0 डिग्री तब आर हो जाता है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इस केस में ये हो जाता है मैक्सिमम। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी कि वेक्टर, दोनों वेक्टर कैसे ऐड करें, कैसे करके हैं वेक्टर, दोनों वेक्टर इस तरीके से अलाइन हैं, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, ठीक है। इससे ये है एक वेक्टर, मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, इसका हेड है तो ये डायरेक्शन बता रहा है, एक वेक्टर ये इसका हेड है ये डायरेक्शन बता रहा है, दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा ऐड है। तो इनकी अगर तुम्हें लेंथ बतानी होगी, इनका जो सम बताना होगा कि इनका सम क्या है, तो तुम क्या करोगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक किसी क्या कर दोगे, मेज़र कर दोगे मेजरिंग टेप से या स्केल वगैरह से या मेजरिंग टेप से, और बता दोगे कि हाँ इसकी इतनी लेंथ है। डायरेक्ट ना सिंपल, इसके बीच में कोई भी किसी एंगल पर नहीं, बस 0 डिग्री के एंगल पर ही है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका एडिशन कैसे होगा, कैसे एडिशन होगा, जिस तरीके से हम स्केलर नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 2 + 2 4, 4 + 6 10, 6 + 2 8, इस तरीके से ऐड करते हैं, ऐसे ही इसका एडिशन हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। भाई इसकी मान लेते हैं, अगर इसकी आई थिंक 5 सेंटीमीटर के आसपास या 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी भी लेंथ 7 सेंटीमीटर आई थिंक, मैंने मेज़र नहीं किया है, ऐसे ही मान लेते हैं चलो। तो 7 + 7 क्या करोगे तुम इसे, जब तुम ये ऐड होगा, मैं तुमसे पूछूं बताओ कितनी लंबी स्टिक बनी, तो तुम क्या कहोगे, इसकी और इसकी लेंथ को डायरेक्ट ऐड कर दोगे, क्या होगा 7 + 7 14, क्या वो 14 सेंटीमीटर की स्टिक ये बन गई तुम्हारी एक, ठीक है। तो इसका एडिशन क्या होता है, सिंपल जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, तो इस केस में इनका जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, R = A + B मैक्सिमम। आया कैसे ज़रा समझा देता हूँ मैं तुम्हें। ये R फार्मूला है रिजल्टेंट का A² + B² + 2AB cos थीटा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा तुम लोगों को। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 पुट कर दो, ये 2AB cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 10th में पढ़ा होगा 1, तो यहाँ cos 0 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की 2AB से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1 ही 2AB रह जाएगा। तो ये होगा A² + B² प्लस का 2AB। अब ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी है, क्लास 7 में पढ़ी होगी तुमने, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है A + B का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो R = बचेगा तुम्हारा A + B। ठीक है, क्लियर। नोट नहीं करना है तुम लोगों को, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही चीज़ लिखना है जो ऊपर वाली ये चीज़ है। ये बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ करा रहा हूँ तुम्हें। हाँ, कोई शौकीन हो तो वो लिख भी सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे कि वो ना लिखे अगर शौकीन है तो। बट स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। गधे वाली मेहनत मत करो, घोड़े वाली मेहनत करो, ठीक है। अब थीटा हो तुम्हारा 90 डिग्री, तब R हो जाएगा तुम्हारा A² + B² फॉलोड अंडर द रूट। कैसे आया ये देखते हैं। R =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री। अब बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 की 2ab से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0। ऐड करने पे यही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है इतनी चीज़। ढंग से मेहनत से पढ़ लेना, ठीक है, वरना मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि लंगूर का अंगूर खाते हुए मैंने देखा है, फिर तुम्हारा अंगूर फिर किसी और की झोली में गिर जाएगा। मेहनत नहीं करोगे कुछ बनोगे नहीं। अब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला तो कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस का बी। और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम होता है। ये कंडीशन ध्यान रखना, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को तुम ध्यान रखना कि मिनिमम होगा तब क्या होगा और मैक्सिमम होगा तब क्या होगा। मैक्सिमम है तो ए प्लस बी और मिनिमम है तो ए माइनस के बी, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरीके से ही दे रखा होगा कि रिजल्टेंट मैक्सिमम है या रिजल्टेंट मिनिमम है। अभी सवाल कराऊंगा तुम देखना इसी तरीके से दे रखा होगा, तब तुम्हें डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज़ ये वाले फार्मूले यूज़ करना होंगे। कैसे आया ज़रा समझते हैं इसे। आर इज इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। फिर यही कहते रह जाओगे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हालांकि होगा कुछ नहीं तुमसे अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, थीटा के जगह पे क्या यूज़ करना आपकी? 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, याद कर लेना ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 1 की जब माइनस 1 की जब 2ab से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab देखो प्लस का है माइनस और 1 क्या माइनस का है। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है तो माइनस साइन आ गया और ये रह जाएगा 2ab। क्या आइडेंटिटी है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, r इक्वल टू a माइनस का b बच गया। आ गया, कहा था जो मैंने। अब तुम राजकुमार राव तो हो नहीं जो IAS क्लियर कर लो और उसके बाद फिर वैसे उस फिल्म में जो स्टोरी दिखाई है वो थोड़ा सा गलत दिखाया है। कभी भी IAS को उसके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती। अब तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी बीच में आया था ये होम कैडर मिल जाया करता था, अब नहीं आता है। अब देखो अगर दो एंगल का जो मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो एक दूसरे के। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है जो कि है ए, तब आर हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। आर इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। कैसे आया समझते हैं इसे। फार्मूला क्या है? आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा
तो ए स्क्वायर प्लस, अब बी की जगह पे भी क्या रखोगे तुम, ए, क्योंकि देखो ये बराबर है, कंडीशन केस क्या दे रखा है कि बराबर है, तो यहाँ पे हमने ए ही रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए और कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर, और 2a इंटू ए कितना होगा 2a स्क्वायर, ये भी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तुमने क्या किया, 2a स्क्वायर कॉमन लिया, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ ए की रूट ले लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा ए, यहाँ रूट के अंदर 2 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को सिर्फ कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है, कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और जब हम इसे यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल को यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और इसी तरीके से इसकी आइडेंटिटी ये भी होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक आइडेंटिटी और भी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा की, तो उस बेसिस पे कॉस थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे यूज़ होगी तो बता दूंगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ सीख ही लोगे। बाकी तुम एक काम करना कि तुम्हारी बुक में, फिजिक्स की बुक में ये सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के दे ही रखे होंगे, या फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसके नोट्स अपने, ये सारे फार्मूले अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा तुम्हें वीडियो में। बट वो डिपेंड करता है कि मुझे टाइम कितना मिल रहा है, क्योंकि एक चीज़ बता दूं तुम्हें, यहाँ सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। डीपीपी खुद अपने हाथ से लिखता हूँ, डीपीपी जो इसके नोट्स बनाता हूँ वो भी मैं अपने ही हाथ से लिखता हूँ, फिर इसे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सब कुछ अपने आप है। मेरे साथ कोई टीम नहीं है, अकेला ही हूँ मैं। बस मेरे साथ तुम बच्चे हो। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, 1 से -1 से ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू 2 ये है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई की रूट लोगे तो 4 की रूट हो जाती है 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की रूट फिर कितनी हो जाएगी कॉस थीटा बाई 2, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज़? कितने हो गए तुम्हारे, एक, देखो 1 2 3 4, 4 केस हो चुके हैं। अब आखिरी केस है तुम्हारा कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच में एंगल कितना डिग्री दे रखा हो, 120 डिग्री दे रखा हो, तब आर क्या हो जाएगा, तब आर हो जाएगा सीधे डायरेक्ट हो जाएगा आर इक्वल टू ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम दे रखा है और एंगल उनके बीच में 120 डिग्री है, तब रिजल्टेंट हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। कैसे समझाता हूँ इसको भी, इसको यहाँ समझाता हूँ मैं ज़रा। देखो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा बाय कॉस थीटा फार्मूला होता है ये। हाँ, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ पर 2a इंटू ए और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे लिखो रखोगे 120 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर
मत रखो इसे, अभी ऐसे रहने दो। क्यों, अभी आगे समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a इंटू ए, यानी कि ये भी 2a स्क्वायर हो गया। अब cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब ए स्क्वायर के -1 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ए स्क्वायर रूट लो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए। आ गया जो मैंने कहा था। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन्हें तुम याद कर लेना अच्छी तरीके से, इन्हें रट लेना। साथ में अभी कराऊंगा मैं वेक्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें इतनी अच्छी तरीके से याद कर लेना जितनी अच्छी तरीके से तुम्हें एंजल प्रिया का नंबर याद है, ठीक है। या फिर और इसे इस तरीके से, जैसे ही कोई तुमसे पूछे, जैसे ही एग्ज़ाम में जैसे ही तुम्हारे प्रैक्टिस करते समय ये प्रॉब्लम आए, इस तरीके की प्रॉब्लम आए, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे इस तरीके से इतनी तेज़ी से तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, इतनी तेज़ी से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जितनी तेज़ी से तुम्हारे मुंह से गाली निकलती है जब दोस्त तुम्हें परेशान करता है। तो छूटती, जैसी छूटती तुम उसे गाली बकते हो, मैं ही छूटती तुम्हें ये फार्मूला, जैसे ही आया, अच्छा ये आर इक्वल टू ए प्लस बी, अच्छा ये है आर इक्वल टू ए माइनस के बी, अच्छा ये है तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से तुम्हारे मुंह से, इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से तुम्हारे मुंह से अपने दोस्त के लिए गाली निकलती है, निकलती है ना। हाँ सर, हम तो उसे थप्पड़ ही मारते हैं, गलत हरकत है, ना गाली दिया करो ना थप्पड़ मारा करो, उसकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है। की रिस्पेक्ट है, तेल लेना है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है दोस्त की। हाँ है, रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। एवरी ह्यूमन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 पर देखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0। कैसे, ज़रा समझाता हूँ मैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जब एंगल तुम्हारा 0 डिग्री है तो जो सम होगा इनका, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा तुम्हारा, इसी डायरेक्शन में होगा तुम्हारा। अब देखो इसका ए वेक्टर के साथ या इसका बी वेक्टर के साथ क्या एंगल है, अगर ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा तुम्हारा, ये इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी के ऊपर ही आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का आर वेक्टर का ए के साथ क्या एंगल है या बी के साथ क्या एंगल है, डायग्राम में साफ दिख रहा है 0 है, तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ज़रा इसे सॉल्व करते हैं फार्मूले के ज़रिए। tan अल्फा इक्वल टू कितना है, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस का बी कॉस थीटा, या tan बीटा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ सेम रहेगी। बी साइन थीटा कितना है, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, अपॉन ए माइनस का बी कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में पढ़ा है तुमने, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो 0 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, ऊपर 0 आ गया। अब जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में कितना भी नंबर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब अल्फा हो जाता है tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। देखो साइन 90, यहाँ पर कितना कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ ज़रा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 की b से मल्टीप्लाई कितना आ गया b अपॉन ए माइनस बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 की b से मल्टीप्लाई कितना हो गया तुम्हारा 0,
ए में से 0 घटा 0 ही बचेगा। तो अल्फा को tan अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए, और अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है। और एक चीज़ बता दूं तुम्हें मैं यहाँ पे, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, सेम हो जाता है अगर इन केस, तो क्या होगा, फिर हम यहाँ लिख लेंगे ए से ए कैंसिल, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये वैल्यू होती है 45 डिग्री की। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वेक्टर ये इस तरीके से अगर हैं तुम्हारे, तो बिल्कुल ठीक बीच में से तुम्हारा यहाँ से वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल ठीक बीच में से निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे रेक्टेंगल में तुम्हारा, अगर जैसे रेक्टेंगल में होता है तो उसका डायगोनल बिल्कुल ठीक बीच में से निकलता है, एंगल को जो बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है इसको बीच में से फाड़ते हुए निकलता है। ठीक है। धरती का पेट फाड़ते हुए निकलता है अर्जुन, यही करें अर्जुन मूवी, उसमें कहता है धरती का, कहती है धरती का पेट फाड़ करेंगे, वैसे ही है कि ये भी क्या बिल्कुल बीच में से निकल जाएगा अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, अदरवाइज tan इनवर्स बी अपॉन ए जो मैंने यहाँ लिखाया है ये रहेगा। ठीक है। ये रखा है डस्टर। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर भी तुम्हारा क्या रहेगा, अल्फा इक्वल टू 0 ही रहना चाहिए, और रहेगा ही। कैसे भाई, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एंगल कैसे रखे हुए हैं तुम्हारे, सॉरी वेक्टर कैसे रखे हुए हैं 180 डिग्री का मतलब ये इस तरीके से रखे हुए हैं। तो अब जो रिजल्टेंट रहेगा, या तो रिजल्टेंट इधर रहेगा या रिजल्टेंट इधर रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उस तरफ रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो ये इधर को होगा। ठीक है। इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो ये रिजल्टेंट इस तरफ रहेगा। लेकिन एंगल क्या रहेगा दोनों के केस में, एंगल कितना रहेगा इसके साथ, एंगल 0 ही बनाएगा। रिजल्टेंट जो होगा एंगल बनाएगा ए या बी वेक्टर के साथ, दोनों वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री ही बनाएगा। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए तुम्हारा 0 डिग्री ही। कैसे, ज़रा देखते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करो, बी साइन साइन 180 डिग्री अपॉन ए माइनस का बी कॉस 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 0 की बी से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आंसर आया 0, और 0 मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, प्यार हुआ, कुछ नहीं 0 आएगा यहाँ पर। और जब यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पर फिर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जब एक बार तुम्हारी इमेज नेगेटिव बन गई तो अब तुम कितने कोशिश कर लो अपने क्रश के सामने, तुम्हारी इमेज अब नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकती। तो यहाँ 0 रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं इस केस में क्या होता है तुम्हारा। अल्फा हो जाएगा तुम्हारा θ/2। इस केस में अल्फ़ा तुम्हारा θ/2 हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू, ढंग से देख नहीं रहा, ये लिख के दिखाता हूँ ढंग से। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या है ये, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ए साइन थीटा क्या है तुम्हारा, साइन थीटा भी एंगल दे नहीं रखा तो थीटा ही मान लेते हैं। एंगल इनके बीच में, एंगल इनके बीच में थीटा ही है। ए माइनस का यहाँ पर ए कॉस थीटा। देखो ए है ऊपर ए साइन थीटा, यहाँ पर क्या है ए माइनस का ए कॉस थीटा। ए तुमने कॉमन लिया तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए साइन थीटा और ये ए कॉमन लोगे, बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा
तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है असल में तो ये कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिखता नहीं होगा, आई नो वेरी वेल, मैं यहाँ पर ही लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तुम्हारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। सॉरी, मुझे टर्म आइडेंटिटी यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। तो अगर तुम यहाँ थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, तो ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दोगे, साइन थीटा की जगह पे तुम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। और कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है एक, ये मैंने अभी बताया भी था तुम्हें, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ मत करो, होती है ये वाली आइडेंटिटी भी तुम वही यूज़ करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब जब यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने पर 2 थीटा को 2 से डिवाइड करा तो थीटा रह गया, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डिवाइड की जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है सिर्फ एंगल को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, पूरे रेशियो को नहीं। तो ये तुम यहाँ यूज़ करो तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारा इस तरीके से कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, सॉरी गलती हो रही है, ये माइनस की नहीं तो प्लस है, इस सब जगह प्लस है, तभी तो कह रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है। ये हाँ अब सही है, सही है। अगर तुमने ध्यान मुझे दिलाया नहीं कि यहाँ पर माइनस नहीं प्लस आएगा, चलो हो जाता है ऐसा, रात का समय, रात में अक्सर ऐसा हो जाता है। चलिए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ये और ये कैंसिल आउट, 2 से ये डिवाइड कॉस थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, tan अल्फ़ा यहाँ चल ही रहा है। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है, ये होता है tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, tan से tan यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 यहाँ बचेगा, जो यहाँ पर आ गया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज़ चलिए आखिरी कंडीशन क्या है ये वाली कंडीशन है। तो इसमें देखो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल उनके बीच में 120 डिग्री दे रखा हो, तब कुछ नहीं करना है तुम्हें, उनके बीच में अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री।
कैसे ज़रा इसे समझते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करता हूँ कितना, चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं बी साइन थीटा अपॉन यहाँ पर कितना हो जाता है ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो थीटा की जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू कितनी 120 डिग्री 120, और यहाँ कॉस ये भी 120 हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 की जब माइनस के नंबर की प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई हो, माइनस की किसी क्वांटिटी की प्लस की किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है वहाँ पे क्या माइनस ही रहता है। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √3b अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 की a से मल्टीप्लाई 2a माइनस का b अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड, तो कितना हो गया √3b अपॉन 2a माइनस का b। अब अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और सिर्फ एंगल उनके बीच में 120 डिग्री दे रखा है, तब तो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्टेंट की डायरेक्शन का डायरेक्ट फार्मूला तुम ये यूज़ कर सकते हो tan अल्फ़ा इक्वल टू √3b अपॉन 2a माइनस का b। ध्यान रखना कब, जब अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अलग अलग है। फिलहाल इस केस में मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे √3a अपॉन 2a माइनस का a। 2a में से a घटा कितना बचा, सिर्फ a बचेगा, a से a डिवाइड हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 बचेगा, और tan अल्फ़ा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ये tan अल्फ़ा इस तरीके से यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं। तो यहाँ tan अल्फ़ा हो जाएगा तुम्हारा tan 60 के बराबर, और अल्फ़ा हो गया तुम्हारा 60 के बराबर। ठीक है, ये कब, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा हो, एंगल 120 डिग्री दे रखा हो, एंगल सिर्फ 120 डिग्री दे रखा है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब ध्यान रखना तुम्हें ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा ए वेक्टर के साथ। और अगर बी वेक्टर के साथ दे रखा हो तो यहाँ साइन चेंज कर देना, क्या कर देना, सॉरी वेक्टर साइन चेंज नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर देना, यानी ए यहाँ पर आ जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर अगेन ए। अगर बी वेक्टर के साथ लेना हो तो tan बीटा इक्वल टू √3a अपॉन 2b माइनस का a, इस तरीके से हो जाएगा अगर बी वेक्टर के साथ लेना है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये ए वेक्टर के साथ, ये जो डायरेक्शन है ये ए वेक्टर के साथ डायरेक्शन है इसकी। किस कंडीशन में, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। फिलहाल इस वाली कंडीशन की बात करना है तो इसमें ये रहेगा तुम्हारा, ये इतना समझ में आ गया। तुम लोग एक काम करो, इन चीज़ को, इस टेबल को नोट कर लो और याद भी करो, अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में, वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बताया था, आज उसी का ही एक्सटेंशन है। हम वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है ये मैं बता चुका हूँ, यानी कि जैसे कि 1 + 2 या 2 + 1 मीन्स ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करो, ये कम्यूटेटिव रहता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट सेम रहता है। ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, रिजल्टेंट सेम रहता है। ये भी बता चुका हूँ मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में कि ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी पहले बी वेक्टर में सी वेक्टर को ऐड करो उसके बाद ए वेक्टर को ऐड करो, या फिर ए वेक्टर में पहले बी वेक्टर को ऐड करो
और उसके बाद फिर उसमें सी वेक्टर को ऐड करो, या ऐसे कर लो कि ए वेक्टर में पहले सी वेक्टर को ऐड कर लो, फिर उसके बाद उसमें बी वेक्टर को ऐड कर लो। रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट सेम रहता है। ये इतना लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया ही था। अब करते हैं थोड़ा सा आगे इसमें। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है कि ए वेक्टर में उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड करो, या नेगेटिव वेक्टर में उस वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर को ऐड कर लो। आंसर क्या रहना है तुम्हारा? एक नल वेक्टर रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि किसी ए वेक्टर में तुम नल वेक्टर को ऐड करो, या नल वेक्टर में किसी ए वेक्टर को ऐड करो, रिजल्टेंट क्या रहेगा तुम्हारा? ए वेक्टर ही रहेगा तुम्हारा। इतना तो समझ में आ रहा हो तुम्हें? ठीक है। थर्ड जो रहेगा, देखो जो किसी दो वेक्टर के लिए उनका रिजल्टेंट क्या रहता है तुम्हारा? ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहता है रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है किसी भी दो वेक्टर के लिए, उनके डिफरेंस से लेके उनके सम तक रहता है। यानी कि उनके डिफरेंस के से बड़ा भी हो सकता है या डिफरेंस के बराबर भी हो सकता है, और उनके सम से छोटा भी हो सकता है और उनके सम के बराबर भी हो सकता है। जैसे कोई दो वेक्टर हों जिनका मैग्नीट्यूड है 2 + 2 2,2, तो जो रिजल्टेंट है 2 - 2 के, अब इनका अगर हम करें डिफरेंस तो डिफरेंस आएगा 0, और अगर हम इनका सम करें तो सम कितना आएगा? 4। तो 0 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एंगल पर। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हारे? ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये ध्यान से करने से। हाँ। फोर्थ, अगर कोई दो अनइक्वल वेक्टर हैं, फॉर 2 ऐसे लिखते हैं, वेक्टर अगर अनइक्वल हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है, यानी कि ये अनइक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? ये ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर कैसे हैं? अनइक्वल वेक्टर हैं। तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। इसका ध्यान रखना। कैसा? इन दोनों का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगा अगर वेक्टर कैसे हैं? अनइक्वल हैं। ठीक है। जैसे तुम अगर उल्टा तबाह हो और तुम्हारी क्रश चांद की जैसी हो, तो तुम दोनों का आपस में कांटेक्ट हो पाना इम्पॉसिबल है। ऐसे यहाँ भी है कि अगर अनइक्वल है, तुम भी अपने क्रश का अनइक्वल हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा आर वेक्टर कभी 0 नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं बन सकती। ख्वाब देखना छोड़ दो। अच्छा, फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर, अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में पड़ते हों, आर में भी और मे नॉट बी इक्वल टू 0। कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में, जैसे तुम फर्श पे बैठे हो, ठीक है, तो इस फर्श पे अगर कोई दो वेक्टर हों तो उन वेक्टर का सम 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखना। जैसे फर्श है, ये तुम्हारे क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा ये प्लेन, एक प्लेन ही हो गया। ये दीवार है तुम्हारी, एक प्लेन ही होगी तुम्हारी। ठीक है। तो
अब जो वेक्टर तुम्हारे यहाँ पे फर्श पे ही पाए जा रहे हैं, तो इन वेक्टर का सम रिजल्टेंट ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो नहीं हो। अच्छा, फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर 3 नॉन कोप्लेनर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो उनके लिए R ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। ध्यान रखना, सिर्फ 3 के लिए कंडीशन है ये कि सिर्फ 3 वेक्टर हों और अलग अलग प्लेन में पड़ते हो। एक वेक्टर तुम्हारा ये है ज़मीन में, एक वेक्टर तुम्हारे फर्श पर है, एक वेक्टर तुम्हारा हवा में ऐसे करके लटका हुआ है, जिससे अक्सर होता है हमारे देश में बिजली विभाग के खंभे जो आंधियों में गिर जाते हैं इस तरीके से, ना तो खड़े रहते हैं ना नीचे गिरते हैं, इस तरीके से क्या होता है, ऐसे हैं तो ऐसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो एक प्लेन तुम्हारा ये जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर तुम्हारे क्या अलग अलग प्लेन में हो, 3 वेक्टर डिफरेंट प्लेन में हो, तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। 4 का हो जाएगा ज़ीरो, 4 वेक्टर हो तो उनका ज़ीरो हो जाएगा, 3 का नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इन पॉइंट्स को नोट करो, मैं सामने से हट जाता हूँ, इन पॉइंट्स को नोट कर लो। अब हम करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो मैं सवाल क्या कह रहा है, सवाल में है कि कोई 2 फोर्स हैं F1 और F2, उनका रिजल्टेंट है F, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा उन 2 फोर्सेस का, इन 2 फोर्सेस का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वो कितना है 10 न्यूटन, और इन्हीं 2 फोर्स का अगर जो मिनिमम रिजल्टेंट होगा वो 6 न्यूटन है। कह रहे हैं अगर हर फोर्स को हम क्या करें, हर फोर्स में 3 न्यूटन फोर्स और बढ़ा दें, हर फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और ज़्यादा कर दें हम, और दोनों ही फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट करते हों, तब 3 न्यूटन फोर्स और ज़्यादा बढ़ाने पर, हर फोर्सेस को 3 न्यूटन फोर्स और बढ़ाने पर उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो पहले हमें चाहिए होगा F1 और F2 की वैल्यू, तभी तो उसमें 3 न्यूटन ऐड करोगे। तो तुम्हारे पास F1 और F2 ही नहीं है तो 3 न्यूटन ऐड कहाँ से करो, किस में करोगे ऐड। तो इसके लिए पहले हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालना होगी। तो F1 और F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इन 2 चीज़ों के हेल्प से। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा तो दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, मत देने दो। हमने अभी जस्ट एक कंडीशन पढ़ी है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट जब होता है तब उनका एडिशन किस तरीके से करते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट का एडिशन किस तरीके से क्या हुआ होता है। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे देखो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारा मैक्सिमम के लिए। F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, ये 10, और मिनिमम जो होता है वो इस तरीके से निकालते हैं, तो मिनिमम इस तरीके से आया होगा। भाई मैक्सिमम 10 आया है तो मैक्सिमम 10 कैसे आया होगा, सीधे सीधे इन दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया होगा। मिनिमम 6 आया, कैसे आया होगा, एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे के मैग्नीट्यूड को हमने माइनस कर दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का ऐड हो जाएगा। 2F1 इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, तो F1 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। तो अब F1 जब 8 न्यूटन हो गए तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू तुम पुट करके F2 की वैल्यू निकाल लो। चलो हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 प्लस F2 8 प्लस F2 इक्वल टू 10, 8 उस साइड में जाएगा तो 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो F2 कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। अब हर फोर्स में हम 3 न्यूटन फोर्स और ज़्यादा कर देते हैं, तो ये 3 न्यूटन और ज़्यादा करने पर ये कितना हो जाएगा, F अगर -1 मान लो इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 न्यूटन, और ये हो जाएगा F-2 ये हो जाएगा 5 न्यूटन। अब हमें ये निकालना है F न्यू, तो F न्यू कितना हो जाएगा, एंगल कितना है 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो जब भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलरली एक्ट करते हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसके लिए फार्मूला होता है R = √a² + b²। तो यहाँ पे F न्यू हो जाएगा √F1² + F2², क्योंकि दोनों ही वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 146।
न्यूटन, एफ न्यू। 11 का 121, 5 का 25, 121 प्लस 5 कितना हो गया 146 न्यूटन। ये है हमारी अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो ये क्या बता रहा है कि इन दो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है अनइक्वल है, इनके बीच में एंगल कितना 120 डिग्री के एंगल पे ये एक्ट कर रहे हैं। अगर इसमें से किसी एक फोर्स को, स्मॉलर फोर्स जो है उसको रिवर्स कर दें, तो स्मॉलर फोर्स अब मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखा है, तो चाहे तुम F2 को मान लो रिवर्स किया है, चाहे मान लो F1 को रिवर्स किया है, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं, तो जो एक्सीलरेशन है वो √3a टाइम्स हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल एक्सीलरेशन का √3 टाइम्स बढ़ जाता है। इतने गुना एक्सीलरेशन बढ़ गया है। तो हमें क्या करना है, F1 और F2 का रेशियो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, ज़रा तुम करो, खुद से करो इस सवाल को। देखो सवाल करने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को समझने के लिए अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत महसूस करते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि वो खुद ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। खुद एक बार ट्राई किया करो, एक बार दो बार, अगर नहीं हो पा रहा है तब करो, तो यहाँ से देख लो सॉल्यूशन उसके बाद भी सॉल्यूशन देखने के बाद भी खुद ही करो। ये नहीं कि सॉल्यूशन देखने के बाद ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ये अच्छा ये लिखा, ये कि ऊपर ए लिखा तो अब हम नीचे ए लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ माइनस का लिखा अब मैं भी माइनस का लिखूँ, ऐसा मत करो। सॉल्यूशन देखा उसके बाद फिर से खुद करो, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। कर लिया? कितने बच्चों ने किया? कमेंट में ज़रा टाइप करके बताएं कितने बच्चों ने किया। जिन बच्चे ने खुद किया है इस सवाल को ज़रा कमेंट में टाइप करके बताएं। अच्छा तुमने हार मान ली, तुमने बड़ी जल्दी हार मान ली। क्वेश्चन ना सुनने के बाद तो हाँ नहीं मानते हो, बार बार बेशर्मों की तरह चले जाते हो, दोस्ती का पैगाम भेज देते हो कि शायद अब हो जाए, हाँ अब हाँ हो जाए, तो वहाँ तो हार नहीं मानते हो। क्वेश्चन ना सुनने के बाद यहाँ हार मान ली, एक ही बार में हार मान ली, वहाँ तो 10 दफ़ा 15 दफ़ा 20 दफ़ा भी ना होने पर बार बार कोशिश करते रहते हो तुम। हम तेरे दर पर सनम बार बार आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे होंगे यही वाला अप्रोच लगाएंगे, हाँ तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक मत लगाना कि सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट, ये लॉजिक मत लगाना। यहाँ पे बाहर ही गिरे पड़े हो गए। चलो अच्छा यहाँ करते हैं, तो इनका रिजल्टेंट तो दे नहीं रखा है कि क्या होगा। चलो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं उनका रिजल्टेंट F है F है, और F क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स जो होता है एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जो हमारी अगली कंडीशन है उसमें भी हम सिर्फ फोर्स की टर्म में ही निकालेंगे, ना कि एक्सीलरेशन की टर्म में, ठीक है। बस अगर यहाँ पे जैसे सपोज ओरिजिनल एक्सीलरेशन अगर ए है तो ओरिजिनल फोर्स भी F होगा। अब न्यू एक्सीलरेशन अगर तुम्हारा √3a है तो न्यू फोर्स भी तुम्हारा √3F हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि फोर्स जो होता है एक्सीलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये 9th क्लास में पढ़कर आए हो अच्छी तरीके से तुम। बाकी अभी मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें वेक्टर के बाद, जब वेक्टर के बाद जब हम शुरू करेंगे तो मैं तुम्हें ये पढ़ाऊँगा NLM में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, एक फोर्स को रिवर्स कर देते हैं। इन्होंने ये कह रखा है कि छोटे फोर्स को रिवर्स कर रखा है। अब छोटा कोई सा भी हो सकता है, F1 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि F2 को हमने छोटा मान लिया, तो जो न्यू रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा 3F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस ही आता है। ये हो जाएगा माइनस का 2F1 F2 कॉस थीटा। फर्स्ट सेकंड डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, तो कितना हो जाएगा, जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो F अपॉन
√3f इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 कॉस थीटा अपॉन f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस का 2f1 f2 कॉस थीटा। f से f कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, तुमने पढ़ा होगा, देखो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कितना 1 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 इक्वल टू अपॉन 1 इक्वल टू √1 और अपॉन में क्या है इसका 1/√3 इसका चल ही रहा है ये। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर m अपॉन b की पावर m हो तो इसे लिख सकते हैं हम a अपॉन b की होल पावर m। देखो दिख रहा है तुम्हें ये, हाँ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब ये भी तो पावर ही है, ये कितनी पावर है, यह है 3 की पावर 1/2 और 1 की पावर 1/2, तो ऐसे लिख लेंगे हम इस तरीके से। और सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ भी इसे लिख लेंगे इस तरीके से कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 कॉस थीटा अपॉन f1 स्क्वायर प्लस का f2 स्क्वायर माइनस का 2f1 f2 कॉस थीटा। पावर दोनों साइड में सेम है तो उनका बेस भी सेम हो जाएगा, तो होगा 1/3 f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस का 2f1 f2 कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3f1 स्क्वायर प्लस 3f2 स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये हो जाएगा 6f1 f2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि जब मैं 3 की मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ तो ये वाला टर्म तो RHS में जाना चाहिए और ये वाला टर्म तो LHS में आना चाहिए। मैंने इसमें एक स्टेप को स्किप करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ये जो चीज़ RHS में आएगी बाद में हम उसे LHS में भी करके लिख सकते हैं। उस स्टेप को मैं स्किप कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। ये हो जाएगा तुम्हारा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस का 2f1 f2 कॉस थीटा। अब देखो f1 स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3f1 स्क्वायर में से एक f1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2f1 स्क्वायर। ऐसे ही 3f2 स्क्वायर में से भी ये चीज़ जब इधर आएगी माइनस हो जाएगी तो इधर भी बचेगा कितना, सिर्फ 2f2 स्क्वायर बचेगा। ये माइनस की इस साइड में आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8f1 f2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तुम यहाँ क्या करो 2 से डिवाइड करो और साथ में डिवाइड करो f2 स्क्वायर से, 2f2 स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो इतना, ये तो हो जाएगा तुम्हारा f1 अपॉन f2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा सिर्फ 1 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़ 4f1 f2 कॉस थीटा, सॉरी f1 ओवर f2 कॉस थीटा। अब अभी तक हमने थीटा की वैल्यू यूज़ नहीं करी है, थीटा की वैल्यू अब यूज़ कर लो। तुम लोग सोचते हो कि मैं शुरू में मैं थीटा की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं की थी ताकि यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी बन जाए। यहाँ पे कहीं तुम करते अगर जैसे सपोज दैट यहाँ यूज़ कर लेते हम थीटा की वैल्यू, या यहाँ यूज़ करते सेकंड कंडीशन में थीटा की वैल्यू, या यहाँ यूज़ करते तो दिक्कत पड़ सकती थी, कन्फ्यूजन हो सकता था तुम लोगों को।
कॉस थीटा की वैल्यू होती कितनी, सॉरी थीटा की जब तुमने 120 यूज़ करा तो कितना हो गया कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू होती माइनस के 1/2। अब माइनस की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस, वही माइनस प्लस कितना होता है माइनस हो जाता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। और F1 और F2 को चलो मैं लिख देता हूँ अभी, F1 F2 स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 2F1 F2 और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब लिखो लेट F1 ओवर F2 इज इक्वल टू एक्स, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x की वैल्यू अगेन पुट करो वापस, क्या ये रहो, तो F1 ओवर F2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर तुम्हारा हो गया, दैट्स इट। इसे देखो फिर से खुद अपने आप ट्राई करो, कॉपी मत करना, खुद ट्राई करना। ठीक है, समझ में आया। जैसे तुम्हारा दोस्त अपनी क्रश के लिए कुछ और तरीका यूज़ करता है, उसे इम्प्रेस करने के लिए तुम कुछ और तरीका इस्तेमाल करो, कॉपी करोगे तो कहानी ख़राब हो जाएगी। जैसे वो एक जोक भी है, मीम्स बनता है अक्सर, कि एक दोस्त पूछता है अपने दोस्त से कि हाउ टू इम्प्रेस माई क्रश, तो वो कहता है गो एंड टेल हर दैट यू आर ब्यूटीफुल। वो कहता है ओके थैंक्स, जाता है और कहता है अपनी क्रश से कहता है कि आई एम ब्यूटीफुल। तो इससे क्या हुआ, उसकी और मजाक बनी ना, क्योंकि उसने अपना कॉपी किया, उसको अपना तरीका नहीं निकाला। तो ऐसे तुम्हें भी करना, कॉपी नहीं करना है, इसे पहले समझो फिर अपने आप कर लो। जो एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे हैं, वो कॉपी कर सकते हैं। इस सवाल में क्या, इस प्रॉब्लम में, कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। जब ये पॉइंट पी पर होता है तब इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पॉइंट क्यू पर पहुँच जाता है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी होती है v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है कि जब ये पार्टिकल p से q पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, हमें ये निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम p टू q, p से q तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हमें निकाल देना है। तो सिंपल है ये। तो ये कितना होगा तुम्हारा v2 माइनस का v1। हमें क्या, अब जब इस तरीके से दे रखा है, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर रखा है, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसे, ये हो जाएगा तुम्हारा, फार्मूला यूज़ करो सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला यूज़ कर लो। फार्मूला क्या है, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस का 2v2 v1 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, वैसे यहाँ पे है सारी वैल्यूज़, यहाँ लिख रखी हैं सारी वैल्यूज़, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। तो v2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, v1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 ऐसे रहने दो, 4 और 3 12, और कॉस 60 वैल्यू होती है 1/2, 2 से ही डिवाइड, 16 प्लस 9 25, 25 में से 12 कैंसिल, 12 कम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 13, √13 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा p से q। ठीक है, और ऐसे डायग्राम के तरीके से देखा जाए तो v2 तुम्हारा ये है और v1 तुम्हारा इस तरीके से है। तो माइनस करने के लिए तुम क्या करोगे, ये यहाँ पे से कर दोगे। तो अगर डायग्राम से देखोगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे हुई, डायरेक्शन हो जाएगी
एज शोन इन डायग्राम। जैसे डायग्राम में तुम्हारी दे रखी है कि B1 से B2 की तरफ डायरेक्शन है इसकी, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो जाएगी, जैसे कि डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि ये जो है फोर्सेस के सेट दे रखे हैं, तो इन सेट में से कौन से सेट ऐसा है जिसमें एफ नेट ज़ीरो ना हो, किस कंडीशन में एफ नेट ज़ीरो नहीं हो। तो देखो एफ नेट ज़ीरो, किसी भी 3 वेक्टर का सम ज़ीरो कब हो सकता है, जब वो अगर सेम सेंस में ट्रायंगल फॉर्म करते हों। एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर ये इस तरीके से हो, और तीसरा वेक्टर क्या हो, ये सेम सेंस में हो। तीनों वेक्टर क्या हो, सेम सेंस में हो, तीनों वेक्टर सेम सेंस में एक ट्रायंगल फॉर्म करते हों। तो उस सेंस में क्या होता है, उस केस में वेक्टर सम ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर हो जाता है इनका, कि कोई भी 3 वेक्टर ट्रायंगल को सेम सेंस में फॉर्म करते हो तो उस केस में इनका सम ज़ीरो हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो अब बस हमें ये इतनी चीज़ के लिए एक कॉन्सेप्ट ये मिल गया कि जहाँ भी अगर ये ट्रायंगल सेम सेंस में बन रहा है वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये सम ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हमारा जो अगला चीज़ है वो हमें ये देखना है कि कौन सा केस यहाँ पे ऐसा जो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो ज़ीरो होगा, जो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है वो ज़ीरो नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ी होगी तुमने क्लास 7 में या 8 में, कि ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए एक कंडीशन होती है कि ट्रायंगल की 2 साइड तीसरी साइड से कैसी हो, हमेशा ज़्यादा हों। कम अगर हो गए तो नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे पास एक ट्रायंगल 3, 4, 5, अब इसका और इसका सम लोगे तो वो तीसरी साइड बची हुई जो साइड है 5, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए या इसके बराबर हो। अगर ऐसा इससे ज़्यादा नहीं है तो फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तुम्हारा। ये ध्यान रखना, ये इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ 3, 4, 5 में देखो, 3 और 4 कितना, 7, 5 से ज़्यादा हो गया, ट्रायंगल बन जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अच्छा, 4, 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 4, 5, 9 हो गया। जो अगेन बची हुई साइड क्या 3 से ज़्यादा है, ट्रायंगल बन जाएगा। 5, 3 क्या है तुम्हारा 8, जो अगेन 4 से ज़्यादा है, ट्रायंगल बन जाएगा। अब बस तुम्हें ये देखना कौन से यहाँ पर केस ऐसा है जहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा है वहाँ ही वेक्टर तुम्हारा, इनके जो फोर्सेस हैं उसका सम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में क्या है, 10, 10, 10, 10, तो 10 + 10 कितना है तुम्हारा, ये अगेन जो थर्ड साइड बची उससे ज़्यादा है। 10 + 10 का सम क्या है, थर्ड साइड से ज़्यादा हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ ट्रायंगल। और जब यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ज़ीरो भी हो सकता है सम। अगर सेम सेंस में जो लोग हो गए, ये सारे वेक्टर सेम सेंस में हमने ऐड कर दिए तो ज़ीरो भी बन सकते हैं, ज़ीरो भी बन सकता है, इनका सम ज़ीरो भी आ सकता है। तो यानी यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये तो बनाएगा नहीं। 10, 10, 20, देखो यहाँ पे कितना है 20, ये देखो 20 से क्या है बराबर है। और अगर ऐसे ऐड कर लें 20 और 10, 30, 30 क्या 10 से ज़्यादा, तो यहाँ भी अगेन पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल बनने की। और जब ट्रायंगल बनने की ट्रायंगल बन जाएगा मतलब, और जब ट्रायंगल बन जाएगा तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि हो सकता है ज़ीरो आ जाए। अगर सेम सेंस में ऐड कर दिए तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ भी ज़ीरो, एफ नेट ज़ीरो हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म। 10, 20 कितना होगा 30, 30 कितना 20 से ज़्यादा है, तो यहाँ भी ट्रायंगल बन सकता है और बनेगा। और जब ट्रायंगल बनेगा तो इस वाले की पॉसिबिलिटी भी है कि ज़ीरो भी हो सकता है उनका सम। तो ये भी नहीं बचा, ये होगा नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं। तो 10 और 20, 30, 30, 40 से क्या है कम है, तो यहाँ ट्रायंगल क्या होगा तुम्हारा 30 आ रहा है जो कि 40 से कम है, तो यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो फिर उनका जो फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो ज़ीरो आने की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म, यानी कि एफ नेट ज़ीरो नहीं होगा इस वाली कंडीशन में। तो ऑप्शन इसका क्या है, डी, लास्ट इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छी इसमें स्ट्रांग होंगे तुम्हारे। ठीक है। अगला सवाल जो है हमारा आज का आखिरी सवाल है, ये जी मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है। 2 वेक्टर हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब इन दोनों वेक्टर का जो सम है इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस से n टाइम्स ज़्यादा है।
डिफरेंस की n से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके सम के बराबर, दोनों वेक्टर के सम के बराबर आएगा। यानी कि इन दो वेक्टर का सम इन दो वेक्टर के डिफरेंस से n टाइम्स ज़्यादा है, तब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो होगा साइन इनवर्स n-1 अपॉन n+1 कॉस इनवर्स n-1 अपॉन n+1 साइन इनवर्स n² - 1 अपॉन n² + 1 डी इक्वल टू कॉस इनवर्स n² - 1 अपॉन n² + 1। ज़रा वीडियो पॉज करके अपने आप से ऐसे ट्राई करें और कमेंट में इसका आंसर ज़रा बताएं क्या इसका आंसर होगा। जो सबसे पहले इसका आंसर बताएगा अगले क्वेश्चन में मैं उसका नाम लेकर बताऊंगा कि अगले लेक्चर में उसका नाम लेकर बताऊंगा कि इस बंदे ने सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन करता है। हो गया यार, एक तो तुम हार बड़ी जल्दी मान लेते हो, ये तुम्हारा बड़ा गलत एटीट्यूड है। जो एटीट्यूड तुम्हारा क्रश के मैटर में रहता है वो एटीट्यूड तुम यहाँ लेकर आओ ना। तुम कहते हो ना क्रश के मैटर में एक बार अगर ना हो जाए तो अरे कैसे नहीं होगी दोस्ती, होगी क्यों नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। तो बस यहाँ भी रखा करो एटीट्यूड कि होगा क्यों नहीं। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। आसान सवाल है, कोई सवाल टफ नहीं है, सवाल आसान है। अब तक तुम फार्मूला अच्छी तरीके से रट चुके होगे। मैं इसे थोड़ा सा स्टेप स्किप करते हुए थोड़ा तेज़ी से करूँगा। सम मैग्नीट्यूड डिफरेंस का n टाइम्स है। सम का फार्मूला क्या होगा, p² + q² प्लस का, बल्कि q² भी नहीं लिखूँगा मैं, डायरेक्ट लिखूँगा p² ही। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं। p², यहाँ हो जाएगा 2p² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू n इंटू p² प्लस p² माइनस का 2p² cos थीटा, सॉरी cos थीटा रहेगा, cos स्क्वायर थीटा गलत मिस्टेक बाई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। p² ऐड करो कितना हो जाएगा, 2p² प्लस p² cos थीटा n इंटू p² 2p² माइनस का 2p² cos थीटा। 2p² कॉमन ले लो, कितना हो गया, 2p² कॉमन आ गया, 1 प्लस का cos थीटा n इंटू 2p² 1 माइनस का cos थीटा। p² है, रूट बाहर ले लो, रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा p2 1 प्लस यहाँ हो जाएगा cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। फार्मूला मैं ये लेक्चर में लिखा चुका हूँ। n इंटू पी हो जाएगा 1 माइनस का, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पी से ये पी डिवाइड, -1 से +1 ये कैंसिल आउट, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो इस ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसके 2 की यहाँ, अब यहाँ देखते हैं 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा n इंटू ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू n साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल टू n इंटू साइन थीटा बाई 2 बचा। cos थीटा बाई 2 को यहाँ ले जाओ और n को यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा ये 1/n इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n। अब देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें थोड़ी सी यूज़ करनी है।
बेसिक तो नहीं कहेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो कि तुम्हारा क्लास 12 का सिलेबस है। हाँ, फिजिक्स में थोड़ी सी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी जाती है, ले आऊँगा उस पर लेक्चर। तुम लोग को बता देना कमेंट में टाइप करके, अगर चाहिए ज़रूरत है तो बता देना, मैं ले आऊँगा लेक्चर। ये एन उस साइड में जाएगा, टेन उस साइड में जाएगा, हो जाएगा टेन इन्वर्स एन, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इन्वर्स और 1/n, 2 tan इन्वर्स 1/n। अब 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला होता है, ज़रा यहाँ नोट कर लो, यहाँ पर ही 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला होता है cos इन्वर्स 1 माइनस का x² / 1 प्लस का x²। ये फार्मूला होता है 2 tan इन्वर्स x का। फार्मूला ये यूज़ करो तो कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे cos इन्वर्स। अब देखो x यहाँ पे क्या है 1/n है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x यहाँ पे 1/n का स्क्वायर 1/n² और यहाँ भी 1/n² हो जाएगा। n यहाँ से देखो n² इससे मल्टीप्लाई n² माइनस का 1 अपॉन हो जाएगा n² के इससे मल्टीप्लाई n² प्लस का 1, और जो अपॉन में यहाँ n² आएगा यहाँ भी अपॉन n² आ जाएगा, वो कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, कर लेना, नहीं हो तो कमेंट में टाइप करके बता देना, मैं वो भी करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या है cos इन्वर्स n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1, क्या है इसमें ऑप्शन देखो कहाँ है, कहीं मिल रहा है, हाँ ये है डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस रखते हैं इतना ही। ऑलरेडी हमारा लेक्चर ही 2 घंटे का लगभग हो चुका है, लंबा हो गया लेक्चर, कोई बात नहीं। ऑफलाइन में जब तुम पढ़ते हो कोटा में या दिल्ली में पढ़ते हो कोचिंग सेंटर वगैरह में, जो अच्छे कोचिंग सेंटर है वहाँ तुम पढ़ते होगे ऑफलाइन में, तो वहाँ भी लगभग इतना लंबा लेक्चर बन ही जाता है ही तुम्हारा ऐसा कंपटीशन, मेंस प्लस एडवांस कंपटीशन ही ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आदत डालो तुम इसको, इतना लंबे सिटिंग, एक ही सिटिंग में मैं लेक्चर देख डालना, जिससे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन बनी रहे। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में देखो मैं जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर, वेक्टर मैथ, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अगले लेक्चर जो है मैं लेकर आऊँगा, इसमें हम इन्हीं 2 मेथड पर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होंगी, जिसमें तुम देखना जी एडवांस में आए हुए सवाल भी हम इसमें सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, और बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।